कांशीराम जी के एक दिन दिल्ली पहुंचने के बाद मैं स्वयं भी वहां पहुंचा और फिर लगातार 6 दिन उस ऑफिस में रहा। कांशीराम साहब ने मुझसे पूछा, भाई आप क्यों चले आए, आप तो इलाहाबाद में मिले थे। तो मैंने उनसे एक ही जवाब दिया था कि मुझे कुछ और सुनने का मन है, इसलिए मैं चला आया। तो उन्होंने कहा, भाई मेरे पास समय तो है नहीं, फिर ठीक है रुको, आपको बताएंगे। लेकिन 6 दिनों तक हम उनके साथ रहे। वो आते थे ऑफिस में, कुछ बातें करते थे लोगों से और चले जाते थे। 6 दिन बाद फिर उन्होंने कहा, क्या आपके पास समय है क्या? मैंने बोला, हाँ समय तो है। तो फिर वो हमको लेकर के मध्य प्रदेश की तरफ निकले, कहीं चलो हमारे साथ। वो 6 दिन तक लगातार बोलते रहे और हम 6 दिन तक लगातार सुनते रहे। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और तमाम लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक के बाद एक शख्सियत से। और आज की कड़ी में, आज की चर्चा में हम बात करेंगे कि जो एक कयास लगाया जा रहा है कि 2024 का जो गठबंधन है वह वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। वह जो वर्तमान सत्ता है केंद्र में उसको पराजित कर देगा। कितना सटीक है यह कहना कि जो गठबंधन है और महागठबंधन बनाने की बात हो रही है लगातार, और उससे मिलके जो वर्तमान सत्ता है उससे लड़ने की बात हो रही है, वह कितना कारगर होगा? इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मूल निवासी आर के विद्यार्थी जी, जो कि राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के, और बामसेफ से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। सर, स्वागत है आपका विद्यार्थी जी। थैंक यू आपका जी जी। और दलित का जी। हाँ, तो सर, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक जो कयास लगाया जा रहा है, पिछले दिनों नीतीश कुमार जी दिल्ली में थे और तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और एक कयास लगाया जा रहा था कि वो महागठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं और वो महागठबंधन मिलके वर्तमान सत्ता को सत्ता से हटा देगी। आपको क्या लगता है, यह कितना कारगर हो पाएगा? ये विषय बड़ा ही दास साहब, बड़ा ही गंभीर विषय है और इस तरह का प्रयास देश की आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि ये गठबंधन शब्द ही जो है वो लैटिन भाषा के कोएलिटियो से आया। कोएलिटियो शब्द से ये आया, जिसका मतलब होता है साथ साथ बढ़ना, साथ साथ बढ़ना। लेकिन जब हम इस पर विचार करते हैं भारत की परिस्थितियों के बारे में, तो हमें देखते हैं कि हमारे देश में भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग जी। और जब दो विपरीत विचारधारा के लोग होते हैं तो उनका गठबंधन नहीं हो सकता। अगर उनका गठबंधन होता है तो वो एक जो है एक दूसरे को माइनस करते हैं, एक दूसरे को घटा, एक एक जो है दक्षिण की तरफ जाता है तो दूसरा उत्तर की तरफ जाता है। तो ये विभिन्न विचारधारा के लोगों का गठबंधन नहीं हो सकता। ऐसा कई बार कोशिश किया गया, लेकिन ऐसा ये गठबंधन हमेशा सफल नहीं होता, क्योंकि विपरीत विचारधारा के लोग वो एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। जब वो एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं तो फिर साथ साथ बढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये किस आधार पे सर ये आप इस तरीके की बात कह रहे हैं? ये इसका आधार ये है कि कई बार इस प्रकार के गठबंधन हुए जी। कई प्रकार के, जैसे आप देखें कि सन 1977 में जो गठबंधन हुआ और उस गठबंधन के कारण जो है वो एक पार्टी बनी। यहाँ तक कि यहाँ तो उन लोगों का यूनिफिकेशन तक हो गया, लोग समाहित भी हो गए। लेकिन विभिन्न विचारधारा के लोगों के एक साथ समाहित होने पर वो सत्ता में भी आ गए। लेकिन सत्ता में आने के बाद फिर वो सत्ता में बैठे हुए विभिन्न विचारधारा के लोगों ने ही एक दूसरे को नीचा गिरा दिखाने की कोशिश किया, एक दूसरे की करते रहे, जिसका कारण है कि 77 की बनी हुई सरकार 80 में खत्म हो जाती है, गिर जाती है।
जी। इसके पहले एक गठबंधन अगर आप और देखें तो एक गठबंधन हुआ था 1963 में, हम्म, जब सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ का गठबंधन हुआ। जी। सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ का गठबंधन हुआ था, हम्म, तो मेरे हिसाब से ये गठबंधन भी एक बेमेल गठबंधन था। और इस गठबंधन का परिणाम निकला कि इस गठबंधन से जो लोग चुनाव लड़े उसमें 3 सवर्ण तो जीत गए, जी। बाकी एससी एसटी ओबीसी का कोई आदमी नहीं जीता। हम्म, मतलब इस गठबंधन के लोगों ने गठबंधन धर्म को नहीं निभाया, हम्म, क्योंकि उनकी धारा जो है वो विपरीत थी। हम्म, उस गठबंधन के 3 लोग जो जीत गए थे, वो कृपलानी, हम्म। मीनू मसानी और डॉक्टर लोहिया, ये लेकिन 3 सर लोग जीत। इसमें इसमें एक बात यह भी देखनी होगी कि एक बात यह भी आती है कि केंद्र में सालों तक गठबंधन की सरकार चली है, चाहे वाजपेयी जी ने चलाई या फिर कांग्रेस ने 10 सालों तक चलाया। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकारें बनी, बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है, कर्नाटक में गठबंधन की सरकार बनी। तो अब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि राजनीतिक दल समझने लगे हैं कि गठबंधन करना जरूरी है, खास परिस्थिति को देखते हुए, और बिना गठबंधन के टिक पाना मुश्किल है वर्तमान सत्ता के सामने। नहीं, जो गठबंधन बिना विचारधारा के और बिना मुद्दा के आधार पर तय होता है, जी। जिनका कोई अस्थाई मुद्दा नहीं होता, हम्म, शॉर्ट काल का थोड़ी देर के लिए जिनका मुद्दा होता है, हम्म, वो टिकाऊ नहीं। हम्म, जैसे मैंने आपको 77 के बारे में कहा, लोगों का लक्ष्य था सत्ता परिवर्तन करना, उन्होंने जो है गठबंधन किया, सत्ता परिवर्तन किया, लेकिन उसने उसका हश्र क्या हुआ? हम्म, उसने अपना कोई गोल अचीव नहीं किया, हम्म, कोई उनका लक्ष्य निर्धारित ही नहीं था। वैसे ही आप देखें कि जब कांशीराम और मुलायम सिंह का गठबंधन, हम्म, तो ये बड़ा ही अच्छा गठबंधन माना जा रहा था। हम्म, लेकिन चूंकि इन दोनों लोगों के विचारों में मेल नहीं था, और ये दोनों सुप्रीमो चरित्र होने के कारण, हम्म, इनका जो रचना है वो तानाशाही पूर्ण रवैया होने के कारण, वह एक दूसरे को ही कमजोर करने में लगे रहे, जी। एक दूसरे को ही कमजोर करने में लगे रहे, और इस वजह से जो है वो गठबंधन टूटा। तो उसी सर प्रकार अगर से जी। एक गठबंधन और बता दूं, हम्म, एक गठबंधन इसके पहले भी हुआ था, जिस महागठबंधन के मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी थे। हम्म, और बिहार में जब चुनाव की तिथि घोषित होती है, हम्म, तो उसका अध्यक्ष यानी माननीय मुलायम सिंह ने ही उस गठबंधन को तोड़ करके बिहार में जाकर के सारी सीटों पर चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी। हम्म, तो गठबंधन, दूसरा गठबंधन जो बीपी सिंह के जमाने में बना था, तो बीपी सिंह की सरकार को गिराने में भी अलग अलग विचारधारा के लोग जो रहे हैं, तो अलग अलग विचारधारा के कारण अलग अलग उनका एजेंडा था, अलग अलग उनका मुद्दा था, तो अलग अलग मुद्दे के कारण वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं और वो टूट जाता है। अभी जो आप कुछ पूछ रहे थे, जी। पूछ रहे थे जी, मैं ये पूछ रहा था सर कि तो ऐसे में जब सत्ता इतनी शक्तिशाली हो जाए कि उसके सामने किसी एक व्यक्ति का टिका रहना मुश्किल हो जाए, तो फिर आखिर सत्ता से लड़ा कैसे जाए? गठबंधन अगर उपाय नहीं है तो उपाय है क्या? अब सवाल ये है कि गठबंधन हम भी अच्छा मानते हैं, जी। लेकिन सवाल ये है कि जब उस गठबंधन का कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित हो, कोई मुद्दा निर्धारित ना हो, और कोई उसका अपना दोस्त दुश्मन न निर्धारित हो, तो ऐसा गठबंधन किधर चलने वाला? ऐसे गठबंधन का हश्र वही होता है जो पहले हुआ। आखिर आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना, वो चुनाव के लड़ने के पहले ही बिखर गया। एक बार बीपी सिंह ने भी ये गठबंधन बनाया था। बीपी सिंह के नेतृत्व में सन 2007 में ये गठबंधन बन रहा था। पूरे देश में करीब करीब 30-35 दल उसमें इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय वो सारे के सारे टूट गए, क्योंकि जब हमारा वैचारिक मेल नहीं है, तो फिर हमारा गठबंधन आगे चलने वाला नहीं है। उसी तरह से 2019 के चुनाव में जब अखिलेश और मायावती जी का गठबंधन, जी। तो मायावती जी के हिसाब से ही कि जो है अखिलेश यादव ने हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया, और उधर अखिलेश यादव के
कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशियों को मायावती जी ने हराने का काम किया। हम्म तो ये जो मेल गठबंधन है ये टिकता नहीं। हमें जो समझ में आ रहा है वो ये है, जो आगे गठबंधन का पर्दे के पीछे नजर आ रहा है, जिसमें नीतीश जी हैं और फला फला लोग हैं, तो वो गठबंधन भी ऐसा ही बिखरने वाला गठबंधन। अच्छा सर, अब आपके आपके व्यक्तिगत जीवन पे आते हैं। आप बामसेफ से जुड़े रहे हैं लगातार, जी। तो आप जरा अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी जो है, लाइफ जर्नी कैसी रही, बामसेफ से कैसे जुड़ा हुआ, और बामसेफ को ही क्यों चुना? नहीं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ला कर रहा था, उसी समय माननीय कांसी जी का एक कार्यक्रम चल रहा था, अम्बेडकर मेला अनवील। वो हमारे महापुरुष तस्वीर लेकर के चल रहे थे, उसको जगह जगह और प्रदर्शनी लगा करके एक एक महापुरुषों की त्याग, तपस्या और उनके परिश्रम के बारे में लोगों को बताया जा रहा था। उसको जब मैंने सुना तो मुझे उसके बारे में जिज्ञासा हुई और ज्यादा जानने की, और फिर मैं कांसीराम जी के एक दिन दिल्ली पहुंचने के बाद मैं स्वयं भी वहां पहुंचा और फिर लगातार 6 दिन उस ऑफिस में रहा। कांसीराम साहब ने मुझसे पूछा, भाई आप क्यों चले आए, आप तो इलाहाबाद में मिले थे। तो मैंने उनसे एक ही जवाब दिया था कि मुझे कुछ और सुनने का मन है, इसलिए मैं चला आया। तो उन्होंने कहा, भाई मेरे पास समय तो है नहीं, फिर ठीक है रुको, आपको बताएंगे। लेकिन 6 दिनों तक हम उनके साथ रहे। वो आते थे ऑफिस में, कुछ बातें करते थे लोगों से और चले जाते थे। 6 दिन बाद फिर निकला, उन्होंने कहा क्या आपके पास समय है क्या? मैंने बोला हाँ समय तो है। तो फिर वो हमको लेकर के मध्य प्रदेश की तरफ निकले, कहें चलो हमारे साथ। वो फिर 6 दिन तक लगातार बोलते रहे और हम 6 दिन तक लगातार सुनते रहे। ओके। तो सुनने से हमें समझ पैदा हुई और मैं इस के लिए आगे बढ़ा, लग गया, और तब से मैं पूरे समय इधर देता रहा। बीच में संगठन की बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली, कभी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी कुछ संभाग की मिली, तो कभी बिहार की मिली, पार्टी तो के कभी भीतर, उत्तर प्रदेश, बहुजन समाज पार्टी के हाँ भीतर। हाँ उसी पैटर्न पर। लेकिन और सन 1997 में जब गवर्नमेंट बनी तो श्री राम जी के कहने पर ओएसडी बना। उन्होंने कहा कि भाई चलाना है तो तुम्हें उत्तर प्रदेश का अनुभव ज्यादा है और इधर जो है उन लोगों को उत्तर प्रदेश का उतना अनुभव नहीं है, इसलिए आप ये ओएसडी रह करके आप काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो पाएगा। तो मैं ओएसडी बना। लेकिन उसी समय किसके ओएसडी बने सर? मायावती जी, मुख्यमंत्री मायावती का बना। और उसी समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। परिवर्तन ये था कि वो जो सरकार बनी थी वो भारतीय जनता पार्टी वालों के सहयोग से बनी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कुछ नेता श्री राम जी के पास गए और उन्होंने कहा कि साहब ये जो मंदिर मुद्दा आंदोलन है, इस आंदोलन से हमको लाभ हुआ और इसीलिए हम आपका आज समर्थन करने लायक बने। तो ये मुद्दा हमारे लिए फायदेमंद है, हम इस मंदिर मुद्दे को उत्तर प्रदेश में चलाना चाहें, तो पूरे देश में चलाना चाहें। तो कांसीराम साहब ने उनको जवाब दिया कि भाई जिस मुद्दे से आपको फायदा हुआ वो आप चलाइए, लेकिन हमें तो पेरियार के मुद्दे से लाभ हुआ, इसलिए हम विधानसभा के सामने पेरियार की मूर्ति लगाए। जब इतना लोगों ने, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और देखने के बाद उन्होंने कांसीराम जी से कहा कि नहीं, ऐसे कहा कि नहीं, मैं मंदिर मुद्दा का नाम ही नहीं लूंगा। यार की मूर्ति ना लगाए, हम मंदिर मुद्दा नहीं लेंगे जब तक आपकी सरकार रहेगी। और उस तुरंत बाद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जब दिल्ली से लखनऊ आती हैं तो उन्होंने पेरियार को ही अपने संगठन से बाहर कर। जिस संगठन को पेरियार की आइडियोलॉजी से बढ़त मिल रही थी, उस संगठन से पेरियार को ही बाहर कर दिया। और बीजेपी वाले तो थे ही, लेकिन इससे पार्टी में भी ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा बड़े पैमाने पर, और उनको रख करके अपने संगठन में उनके साथ बैठ करके हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की चर्चा नहीं कर सकते, खुले की विचार
चर्चा नहीं कर सकते, पेरियार की विचारधारा की चर्चा नहीं कर सकते, और अगर हम यही नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास है क्या? महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार करने का मतलब ये होता है कि ब्राह्मणवाद का विरोध, क्योंकि इनकी सारे संघर्ष तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, और हम छोड़ करके फिर कैसे चलेंगे? तो यहाँ से हमारी उनसे थोड़ा सा लगाव शुरू हुआ। हाँ, कि हम जो है आखिर बोले भी तो क्या बोले, क्योंकि शुरू से हम करने वाले लोग थे, लोगों को प्रशिक्षित करने वाले लोग थे, उनके सामने हमने आदर्शवादी बातें रखा, और आज हम इस तरह की टर्निंग लें कि हम डॉक्टर अंबेडकर के कही हुई बातों को भी ना कह सके मंचों पर, हम फूले को भी ना कह सके, हम जो है वो पेरियार की बातों को भी ना कह सके, तो फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं? यानी हम जो है अब खत्म हो जाएंगे, ऐसा उसका हमने प्रतिवाद किया। नतीजा निकला कि हमारी बात माना नहीं, और हम संगठन हमने इस्तीफा दिया। इस्तीफा दो, फिर अपने मदर ऑर्गेनाइजेशन वामसेव के साथ अपना योगदान करता रहा, और पार्टी बनी। पार्टी हम लोगों ने जब बनाया तो पार्टी के माध्यम से फिर पार्टी ने हमें उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाया और चुना। फिर जो है वो हमारा कार्यकाल, चूंकि हम लोकतांत्रिक संगठन के लोग हैं, हमारे यहाँ एक सीमित समय के लिए होता है, सीमित समय के आदमी रिटायर होता है, उसको दूसरे स्थान मिलते हैं, तो इस वजह से हमें भी जो है वो हमारा कार्यकाल पूरा हुआ तो मैं प्रदेश अध्यक्ष से हटा, और हटने के बाद फिर हमारे काम को देखते हुए पार्टी ने हमें राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय संगठन के रूप में जी। सर, फिर एक बार उसी मुद्दे पे आते हैं, तो फिर आखिर बहुत कम समय में बताइए कि उपाय क्या है, किस तरीके से वर्तमान सत्ता को रोका जाए, अगर रोकना है तो? उपाय ये है कि हमें वैचारिक लोगों को एक मुद्दे पर, जिसे हमारा संविधानवाद है, तो अपना मानना है कि संविधानवाद के पक्ष में बहुत सारी जमात है, कुछ चुटकी भर लोग ऐसे होंगे जो संविधानवाद को नहीं मानते, वो संविधान के विरोध में हो सकते हैं, लेकिन बाकी आवाम जो है वो संविधानवाद के मुद्दे पर सहमत है। दूसरा जो है मुद्दा है कि क्या हम बुद्ध फुले अंबेडकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं? तो अगर हम फुले अंबेडकर की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं तो हम सब लोगों को संगठित इस आधार पे संगठित हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही बात बोलेंगे, एक ही मंच पर अगर हम बुद्ध को बोलेंगे तो अगला भी बुद्ध को बोलेगा, हम फुले को बोलेंगे तो अगला भी फुले की वही बात बोलेगा, तो इस आधार पर हो सकते हैं। तीसरा जो है, संगठन का निर्माण हमेशा जो है वो लोकतांत्रिक ढंग से ही हो सकता है, सुप्रीमोगिरी और तानाशाही से संगठन का निर्माण नहीं हो सकता, ना सुप्रीमोगिरी और तानाशाही से गठबंधन का निर्माण हो सकता है, ये गठबंधन भी नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीमोशिप जो है, सुप्रीमो का गुण जो होता है वो ये होता है अपनी सुप्रीमोगिरी चलाने के लिए, अपनी तानाशाही चलाने के लिए वो अपने ही संगठन में बुद्धिजीवियों की हत्या करता है, अपने बुद्धिजीवी की हत्या करता है। तो जब कोई सुप्रीमो अपने ही संगठन में बुद्धिजीवी वर्ग की हत्या करता है तो दूसरे संगठन के लोगों के साथ उसका तालमेल बढ़िया कैसे हो सकता है, कैसे आगे जाने दे सकता है? इसीलिए देश में जब भी गठबंधन हुए हैं उन गठबंधनों को गठबंधन के लोगों ने ही तोड़ा है, तो तोड़ा ही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही गूढ़ बातें कही, बहुमूल्य बातें कही, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम। जय भीम, जय। तो ये थे आर के विद्यार्थी जी, जिन्होंने अपनी जो बातें रखी गठबंधन को लेकर, या फिर आप कहें कि एक इसी बहाने हम लोगों ने माननीय कांशीराम की चर्चा की, उस दौर की चर्चा की, इस दौर में बहुजन आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा था। आप देखते रहिए दलित दस्तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।